का उपसारणिक क्या होता है ये जानते हैं, तथा सारणिक का सहखंड क्या होता है। सारणिक का उपसहखंड, सारणिक का उपसारणिक जो है वो इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि यह किसी अवयव का उपसारणिक होता है। तो यदि किसी सारणिक के किसी अवयव aij का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है, इस aij का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है, तो हमें इस aij से संबंधित पंक्ति को छुपा लेना है, हटा देना है, aij से संबंधित स्तंभ को हटा देना है, और जो बचा हुआ हमारा सारणिक होगा उसका मान जो होगा वही उपसारणिक होगा। इसे माइनर बोलते हैं और इसे कैपिटल M ij से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर यह M ij से प्रदर्शित किया गया है। तो उपसारणिक का मान हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम सहखंड की बात करते हैं तो किसी सारणिक के जो सहखंड को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे यदि कोई सारणिक है जिसका अवयव aij है, उसका हमें सहखंड ज्ञात करना है, तो सहखंड को हम कैपिटल aij से प्रदर्शित करेंगे और इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि aij बराबर है -1 की घात i प्लस j mij। अर्थात हम पहले उपसारणिक ज्ञात करके उसमें ऋण चिन्ह या धन चिन्ह का गुणा करेंगे। इस प्रकार करेंगे कि वो -1 की पावर i प्लस j से परिभाषित होगा। यहाँ जो अवयव aij के उपसारणिक को mij से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि हमारा उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। यहाँ हमारे पास एक सारणिक दिया हुआ है जिसका अवयव को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब यहाँ पर हमें यहाँ अवयव a11 तथा a21 इसके उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। इस a11 का उपसारणिक ज्ञात करना है और सहखंड ज्ञात करना है, तथा इस a21 का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम a11 का जो है वो उपसारणिक ज्ञात करेंगे। a11 का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए हमें a11 से संबंधित पंक्ति को छुपा लेना है, इससे संबंधित स्तंभ को भी छुपा लेना है। ये बचा हुआ जो सारणिक होगा a22 a23 a32 a33, यही a11 अवयव a11 का उपसारणिक होगा। देखें यहाँ उपसारणिक की परिभाषा, a11 का उपसारणिक जो होगा, यहाँ a11 से संबंधित पंक्ति को छुपा दिया गया है, स्तंभ को भी छुपा दिया गया है। तो बचे हुए अवयवों से प्राप्त सारणिक a22 a23 a32 a33 यहाँ पर है, जिस प्रकार हम सारणिक को हल करते हैं उसी प्रकार इसको हल कर लिया गया है। a22 का गुणा जो है a33 में कर दिया जाएगा, ऋण चिन्ह बीच में आके, अर्थात इन दोनों का अंतर a32 का गुणा a23 में। इस प्रकार हमें M11 प्राप्त होता है। यह a11 का उप सारणिक है। a11 का उप सारणिक प्राप्त करने के पश्चात अब हम इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमारे पास उप सारणिक पहले से ही है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी का प्रयोग करते हैं। यहाँ सहखंड a11 बराबर -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 1। यहाँ देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 जो है वह इसलिए आई है क्योंकि हम a11 अवयव का सहखंड ज्ञात कर रहे हैं।
यहाँ पर सखंड को A11 से प्रदर्शित किया गया है, कैपिटल A11, और गुणा में M11 अर्थात उपसारणिक का मान। उपसारणिक का मान चूंकि हम पहले से निकाल चुके हैं, A22, A23, A32, A33, तो यहाँ पर लिख देते हैं और तत्पश्चात इसको हल कर लेंगे, जो कि हम पूर्व में कर चुके हैं। A22, A33 माइनस A32, A23, A22, A33 माइनस A32, A23। इस प्रकार हमने एक ऐसे अवयव का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात किया है जिसका जो पंक्ति है और स्तंभ है, जो पंक्ति और स्तंभ के संख्या का योग जो है, अर्थात जिस पंक्ति में वो स्थित है और जिस स्तंभ में वो स्थित है, उस प्रकार जो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है उसका योग सम प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर एक ऐसे सारणिक के ऐसे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे और उपसारणिक ज्ञात करेंगे जिसमें जो स्तंभ और पंक्ति का जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए नंबर होंगे उसका योग जो होगा वो विषम होगा। तो यहाँ देखते हैं, अब हम A21 का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। A21 के लिए हमने द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति को छुपा दिया है और प्रथम स्तंभ को छुपा दिया है। ऐसा देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर A2, यहाँ पे हमें 21 ज्ञात करना है, तो A21 का ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार ज्ञात करना पड़ेगा कि यहाँ हम A21 से संबंधित पंक्ति को छुपा दें और A21 से संबंधित स्तंभ को छुपा दें। तो हमारे पास बचे हुए अवयव A12, A13, A32, A33, इसका जो सारणिक होगा वही उपसारणिक होगा। तो देख लेते हैं। देखें तो A21 का उपसारणिक M21 बराबर A12, A13, A32, A33 हुआ। अब पुनः इसको हल करने के लिए हम वही डायगोनल वाइज गुणा कर लेते हैं और उनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास M21 का मान आ जाता है। M21 का मान यहाँ A12, A13, A33 माइनस A13, A32 है। अब A21 का सहखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास फिर वही M21 पहले से ही मौजूद है, तो हम M21 का प्रयोग करेंगे। A21 का सहखंड जो होगा वह होगा -1 to the power 2 + 1, यहाँ पे 2 + 1 और M21 का मान हमारे पास पहले से मौजूद है। इसको पहले सारणिक में लिख के फिर हल कर लेंगे और यहाँ -1 की घात विषम हो जाएगी, अर्थात ऋण चिन्ह का गुणा हो जाएगा। तब हम देखते हैं हमारे पास क्या प्राप्त होता है। यहाँ -1 और A12, A33 माइनस A13, A32 ये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना कि उपसारणिक क्या होते हैं और सहखंड क्या होते हैं, इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक उदाहरण द्वारा हम समझ लेते हैं कि उपसारणिक और सहखंड कैसे प्राप्त होते हैं। यहाँ हमारे पास एक उदाहरण के रूप में 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 तो कोटि 3×3 का एक सारणिक है, अर्थात 3 कोटि का जो सारणिक है उसमें यहाँ पर हमारे सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर इसको अवयवों के हिसाब से इसके उपसारणिक ज्ञात करेंगे और अवयवों के ही हिसाब से इसके सहखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले A11 अर्थात 2 के लिए 2 का जो है उपसारणिक ज्ञात करते हैं। तो 2 चूंकि A11 है तो A11 का उपसारणिक जो है वो M11 के रूप में लिखा जाएगा। तो A11 का उपसारणिक यहाँ पे हमने M11 के रूप में लिख दिया है और
यहाँ पर 2 से संबंधित जो हमारी पंक्ति है उसको छुपा लिया है और 2 से संबंधित स्तंभ को छुपा लिया है। हमारा बचे हुए अवयव 0, 4, 5, -7 से एक सारणिक बनाया गया है और इसको हल करने पर हमें 2 का उपसारणिक प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार हमें 0 में -7 का गुणा करने पर 0 और 5 में 4 का गुणा करने पर 20 और 0 -20 करने पर -20 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें 2 का उपसारणिक प्राप्त हो जाता है। अब हम इस 2 का सहखंड ज्ञात करेंगे। 2 का सहखंड ज्ञात करने के लिए पुनः उसी परिभाषा से यहाँ हम a11 बराबर -1 to the power 1 + 1 m11 का प्रयोग करेंगे। यहाँ m11 हम ज्ञात कर चुके हैं तो वही पुनः प्रयोग में ले आएंगे। तब हमारा -1 to the power 1 + 1 अर्थात -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और m11 का मान -20 हो जाएगा। तो यह मान पुनः -20 हो गया है। इस प्रकार हमें a11 अर्थात 2 के उपसारणिक भी प्राप्त हो गया है और 2 का सहखंड भी प्राप्त हो गया है। अब हम अगले अवयव अर्थात -3 का उपसारणिक और सहखंड प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। -3 इसके लिए पुनः मैं यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन ले आता हूँ। यहाँ देखिए -3 का उपसारणिक और सहखंड प्राप्त करने के लिए हम -3 से संबंधित पंक्ति को छुपा लेते हैं और -3 से संबंधित स्तंभ को भी छुपा लेते हैं। अब बचे हुए अवयवों का जो सारणिक है 6, 4, 1, -7, 6, 4, 1, -7, ये -3 अर्थात a12 का उपसारणिक होगा जिसे m12 से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यह हमारा 6, 4, 1, -7 का एक सारणिक प्राप्त होता है जिसको हल करने के लिए हम पुनः डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करके उनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तब हमें यह मान इस प्रकार प्राप्त होता है। 6 में -7 का गुणा करने पर -42 और 4 में 1 का गुणा करने पर 4 और दोनों का अंतर -42 - 4 बराबर -46 प्राप्त होता है। इस प्रकार -3 का उपसारणिक हमें -46 प्राप्त होता है। अब हम इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड के लिए हमारे पास माइनर अर्थात उपसारणिक पहले से ही है। तब हम यहाँ पर -3 का सहखंड के लिए चूंकि ये a12 एलिमेंट है तो ये a12 अर्थात -1 to the power 1 + 2 m12 होगा जिसमें m12 का मान हमारे पास -46 पहले से ही है जिसमें -1 to the power 3 अर्थात -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे यह 46 हो जाएगा अर्थात हमारा जो सहखंड है वह 46 होगा। यहाँ देखिए उपसारणिक -46 है और जो हमारा सहखंड है वो 46 है। तो हमारा जो उपसारणिक और सहखंड के जो मान है वो आपस में बराबर होते हैं पर उनमें चिन्हों का अंतर हो सकता है, यह ध्यान रखिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। -3 के पश्चात हम 5 का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पुनः क्वेश्चन को ले आता हूँ मैं। यहाँ 5 का हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है तो 5 से संबंधित पंक्ति को छुपा लूंगा मैं और 5 से संबंधित स्तंभ को छुपा लूंगा। इस प्रकार बचे हुए अवयव 6, 0, 1, 5 से बने हुए सारणिक को हम उपसारणिक कहेंगे। तो यह उपसारणिक हमारा इस प्रकार होगा और चूंकि ये a13 एलिमेंट है तो यह m13 लिखा जाएगा। देखिए 5 अर्थात a13 का उपसारणिक जो होगा वो m13 होगा और m13 6015 से मिलकर बना है। 6015 से पुनः प्राप्त करने के लिए 6 और 5 का गुणा करके
और 1 और 0 का गुणा करके उन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें 6 में 5 का गुणा करने पर 30 और 1 में 0 का गुणा करने पर 0 की प्राप्ति होती है, जिससे हमें 30 और 0 का अंतर 30 प्राप्त होता है। अब हम इसी का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए पुनः सहखंड की परिभाषा का प्रयोग करते हैं। सहखंड की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि A13 बराबर होगा -1 to the power 1 + 3 M13। M13 का मान हम पहले से ही 30 निकाल चुके हैं, इसको सीधे 30 रख सकते हैं और या यहाँ से रखकर हम बता सकते हैं। इन तीनों जगह से मान रख के बता सकते हैं। तब हम इसका मान इस प्रकार प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखें तो हमारे पास -1 की पावर एक इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, अर्थात A13 का मान M13 के बराबर होगा, जो कि 30 - 0 अर्थात 30 ही है, इसलिए यह मान भी 30 ही प्राप्त होगा। अब हम अगले अवयव अर्थात हमारे अगले अवयव 6 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। देखते हैं 6 का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर पुनः मैं प्रश्न को ले आता हूँ। यहाँ 6 का हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो 6 से संबंधित पंक्ति को मैंने छुपा लिया है, फिर 6 से संबंधित स्तंभ को भी छुपा लिया है। यह अवयव A21 है। तो यहाँ बचे हुए अवयव -3, 5, 5 - 7 से हम एक सारणिक प्राप्त करेंगे, जो इस अवयव A21 का उपसारणिक होगा। आइए देखते हैं। यहाँ हमारे बचे हुए अवयव -3, 5, 5 - 7 है। तो यहाँ पर हमने उपसारणिक को M21 से प्रदर्शित किया और यहाँ बचे हुए अवयव -3, 5, 5 - 7 इससे उपसारणिक बना लिया है। इसको हल करने के लिए पुनः डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 का गुणा -7 में करेंगे और 5 का गुणा 5 में करेंगे और इसमें से इसका अंतर प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। -3 में -7 का गुणा करने पर 21 की प्राप्ति होती है और 5 में 5 का गुणा करने पर 25 की प्राप्ति होती है। 21 में से 25 को घटाने पर -4 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें A21 का उपसारणिक प्राप्त हो जाता है। जब हम इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो सहखंड के लिए पुनः वही व्यवस्था रहेगी, बस यहाँ पर क्योंकि A21 है, 21 है, तो -1 to the power 2 + 1 अर्थात -1 का क्यूब, जो कि ऋण चिन्ह होगा, अर्थात इसका चिन्ह बदल कर आएगा। देख लेते हैं इसको। तो यह इस प्रकार होगा। पुनः परिभाषा से हम लिख देते हैं A21 का सहखंड A21 बराबर -1 to the power 2 + 1 M21। यहाँ M21 का मान रख देंगे तो हमारे पास ये -1 का क्यूब माइनस चिन्ह के रूप में -1 आएगा और 21 - 25 बराबर -4 और -4 में ऋण चिन्ह का गुणा करने पर +4 आएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारा उपसारणिक जो है -4 है और सहखंड जो है वह 4 है। आइए अब हम अपने अगले अवयव अर्थात 0 का जो है वह उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें। तो इसको देख लेते हैं। देखिए 0 के लिए पुनः प्रश्न को लिख दिया है और 0 के लिए यहाँ पर मैं 0 से संबंधित पंक्ति को छुपा लूंगा और 0 से संबंधित स्तंभ को भी छुपा लूंगा। यहाँ बचे हुए अवयव जो हैं वह 2, 5, 1 व -7 है। 2, 5, 1 -7 से लेकर जिस सारणी का निर्माण हुआ है वो हमारा उपसारणिक होगा 0 का। तो देखते हैं। यहाँ 0 अर्थात A22 का उपसारणिक M22 से बताया गया है।
ये 2 5 2 5 1 -7 1 -7 से प्राप्त किया गया है। इसको हल करने के लिए पुनः डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई कर दिया है और अंतर ज्ञात कर लिया है। तो देखें 2 में -7 का गुणा होने पर माइनस का 14 प्राप्त होता है, 5 में 1 का गुणा होने पर 5 प्राप्त होता है और -14 में से 5 को घटा देने पर -19 प्राप्त होता है। इस प्रकार A22 का उपसारणिक -19 है। यहाँ हम देख सकते हैं 2 2 अर्थात 2 + 2 4। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हम जो इसका उपसहखंड ज्ञात करेंगे अब वो भी -19 ही होगा। देखते हैं यहाँ A22 का सहखंड A22 बराबर -1 × 2 + 2 M22 होगा। M22 का मान -19 है और -1 की पावर 2 + 2 अर्थात एक सम संख्या है जिससे इसका मान प्लस में आ जाएगा, तो इसका मान भी -19 ही हो गया है। अब हम अगले अवयव अर्थात 4 का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पुनः प्रश्न को स्क्रीन पर ले आते हैं और 4 से संबंधित जो पंक्ति है और 4 से संबंधित पंक्ति को छुपा लेते हैं और 4 से संबंधित स्तंभ को भी छुपा लेते हैं। इस प्रकार हमें बचे हुए अवयव 2 -3 1 5 की प्राप्ति होती है। इस 2 -3 1 5 हम सारणिक के रूप में लिखते हैं और इससे हम 4 का उपसारणिक प्राप्त करेंगे। यह अवयव 2 3 के रूप में लिखा जाएगा। तो 4 अर्थात A23 का उपसारणिक M23 होगा बराबर 2 -3 1 5 हुआ। इसका पुनः जो गुणा है वह डायगोनल वाइज कर लिया है हमने। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 1 का गुणा -3 में करेंगे और उनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 का गुणा 5 में करने पर 10 की प्राप्ति होती है, -3 का गुणा 1 में करने पर -3 की प्राप्ति होती है और उसको घटाने पर अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 + 3 अर्थात 13 मिलेगा। तो 4 का उपसारणिक जो है वो 13 प्राप्त होता है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 + 3 5 जो कि ऑड नंबर है अर्थात विषम संख्या है, तो अब हमारा जो इसका सहखंड होगा वो -13 प्राप्त होगा। आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार होगा। 4 A23 का जो सहखंड है A23 बराबर -1 × 2 + 3 M22। M22 हमारा 13 था और -1 की पावर 5 ये -1 आया, तो -1 का गुणा 13 में किया तो -13 आया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा A23 भी ज्ञात हो गया है। अब हम हमारे A31 A32 और A33 भी ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, A33 ज्ञात करने के लिए पुनः हम A31 का जो है उपसारणिक ज्ञात करने के लिए हम A31 से संबंधित पंक्ति को छुपा लेते हैं और A31 से संबंधित स्तंभ को भी छुपा लेते हैं। इस प्रकार हमारे बचे हुए अवयव -3 5 0 4 से जो सारणिक बनेगा वह 1 का उपसारणिक होगा। आइए देखते हैं। तो M31 बराबर -3 5 0 4 इसको हल कर लेते हैं, तब हमें -12 की प्राप्ति होती है। -3 × 4 -12 5 × 0 0 अर्थात -12। 3 + 1 4 जो कि सम संख्या है, अतः हमारा जो सहखंड है वह भी उपसारणिक के बराबर ही होगा। देख लेते हैं। यहाँ A31 का सहखंड A31 कैपिटल A31 से बताया गया है। ये हुआ -1 × 3 + 1 M31
जो कि पुनः हमें -12 के रूप में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने A31 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर लिए। अब हम A32 अर्थात 5 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पुनः प्रश्न को स्क्रीन में ले आते हैं और यहाँ हम जो है A31 से जो संबंधित A32 अर्थात 5 से जो संबंधित पंक्ति है उसको छुपा लेते हैं और 5 से संबंधित जो स्तंभ है उसको भी छुपा लेते हैं। तब हमारा बचे हुए अवयव 2, 5, 6, 4 हैं। इससे हम एक उपसारणिक प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात हम सहखंड प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर M32 बराबर 2, 5, 6, 4 2, 5, 6, 4 जो है इससे हमने एक सारणिक बना लिया है 2, 5, 6, 4 और इसको हल कर लेते हैं। तो 2 में 4 का गुणा करने पर 8 और 6 को 5 में गुणा करने पर 30, तो 8 में से 30 घटाने पर -22 मिलेगा हमें। तो हमें इस प्रकार -22 प्राप्त होता है। अब चूंकि ये 3 + 2 5 है जो कि विषम संख्या है, तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा सहखंड का। तो -22 के स्थान पे यहाँ पर हमें +22 मिलेगा। अब हम इसके पश्चात A33 अर्थात -7 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -7 के फिर पुनः मैं प्रश्न को स्क्रीन पर ले आता हूँ और यहाँ पर -7 से संबंधित पंक्ति को छुपा लेता हूँ और -7 से संबंधित स्तंभ को भी छुपा लेता हूँ। हमारे बचे हुए अवयव जो हैं वो 2, -3, 6, 0 हैं। अब इससे जो बने सारणिक को हम -7 का उपसारणिक कहेंगे और इसी के द्वारा उपसारणिक के द्वारा हम सहखंड ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखें, यहाँ पर हमारा जो उपसारणिक है, देखिए यहाँ पर हमें M33 के रूप में 18 की प्राप्ति होगी और चूंकि 3 + 3 6 अर्थात सम संख्या है, अर्थात हमें -7 का सहखंड भी 18 ही प्राप्त होगा। तो साथियों, आज आशा है आप लोग उपसारणिक एवं सहसंबंध के संबंध में अपना ज्ञान विकसित कर चुके होंगे। धन्यवाद।